अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोलिनर्जिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। राइट। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर मीन समझ आ जाता है तो आप आने वाले दो लेक्चर्स के मीन आने वाले दो चैप्टर्स के जितने भी मीन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा कि यानी कि कौन सी ड्रग किस तरह से काम करती है और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो चीज़ आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। राइट। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने पढ़ा था पैरासिम्पथेटिक और सिम्पथेटिक एक्शन, तो वो आप लोगों को बताया था कि आपका जो मीन ड्रग है वो मीन आपकी बॉडी में जाकर क्या क्या एक्शन दिखाती है। ठीक है। आज का लेक्चर होगा आप लोगों का कि आपकी ड्रग बॉडी में जाकर किस तरह से काम करती है। राइट। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों के मेन नोट्स में या आपके बुक्स में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ आप लोग समझ लेते हो तो आगे के दो चैप्टर्स बहुत आसानी के साथ आप लोग मीन अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। राइट। अच्छा, एज वी ऑल नोज दैट हमारे जो एक नर्व से दूसरे नर्व में जो ट्रांसमिशन होती है यानी कि मैसेज का पहुंचना, एक नर्व से या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो पहुंचना होता है न्यूरो ट्रांसमिशन, वो किसी ना किसी न्यूरो ट्रांसमीटर के जरिए होता है। ठीक है। यानी कि एक ऐसा केमिकल जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या किसी भी इफेक्टर ऑर्गन तक आपके मैसेज को पहुंचाता है। ठीक है। इस मुंतकिली को आप लोग न्यूरो ट्रांसमिशन का नाम देते हो। ठीक है। और ये जो जो मैसेज पहुंचा रहा है ये आपका न्यूरो होगा। राइट। जो पहली आपकी न्यूरॉन होगी वो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगी, जबकि जो आपकी दूसरी न्यूरॉन आती है वो आपकी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होगी। नेक्स्ट थिंग, आप लोग कहते हो यहाँ पे अभी हम लोग बात करें सिर्फ कोलिनर्जिक या पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो आप कहते हो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर जो मैसेज को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचा रहा है या फिर इफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुंचा रहा है, इट इज एसिटाइल कोलिन। यहाँ पे एसिटाइल कोलिन जो है वो काम करता है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज को पहुंचा रहा है। ठीक है। यानी कि जो भी काम एसिटाइल कोलिन करेगा वो हमारा पैरासिम्पथेटिक एक्शन होगा। ठीक है। या फिर हम लोग कहते हैं वो ड्रग्स जो कि हमारे एसिटाइल कोलिन की मदद करती है बनने में या इसका काम को बढ़ाने में, एनहांस करने में, वो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स हो गई। और वो ड्रग्स जो इसके ऑपोजिट काम करेंगी वो पैरासिम्पैथोलिटिक्स हो गई, यानी कि वो एंटागोनिस्ट हो गई। और जो इसका काम कर रही होंगी, इस जैसा काम करेंगी, इसके सिंथेसिस को बढ़ाएंगी, वो इसकी एगोनिस्ट हो जाएंगी, यानी कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। अब एसिटाइल कोलिन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद दो तरह के रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड कर जाता है, एक मस्करेनिक रिसेप्टर और दूसरा निकोटिनिक रिसेप्टर। ठीक है। इसके आगे आप लोग कहते हो मस्करेनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो फर्दर 5 तरह के होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर 5 तरह के मस्करेनिक रिसेप्टर्स मौजूद हैं। M1, M2, M3 एंड M4 और M5। इसके अंदर आप लोग कहते हो ये सारे के सारे जो रिसेप्टर्स हैं आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मीन पार्ट्स में मौजूद होते हैं, जिसमें से M4 और M5 जो हैं ये दोनों के दोनों आपके CNS में मौजूद हैं। बाकी आप लोग कहते हो इन पांचों में ये जो तीन हैं, फर्स्ट थ्री M1, M2 एंड M3, ये तीनों के तीनों फंक्शनली एक्टिव होते हैं, जो कि मीन आपके बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मीन इफेक्ट्स को, असरात को जाहिर करने में मदद करते हैं। जबकि M4, M3 जो हम आपके CNS में मौजूद होते हैं और इनका कुछ बहुत ज़्यादा मीन रोल नहीं होता एज कम्पेयर टू M1, M2 एंड M3 के। नेक्स्ट थिंग, आप लोग कहते हो निकोटिनिक रिसेप्टर्स की बात करते हो तो आप लोग कहते हो ये दो तरह के होते हैं, एक NM और दूसरा NN। NM जो है ये आप लोगों का न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे मौजूद होता है, यानी कि एक ऐसा जंक्शन जो कि आप लोग कहते हो न्यूरॉन्स और मसल के दरमियान पाया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे बात करते हो कि आपकी एक न्यूरॉन में से मीन आपका न्यूरो निकला और वो किसी दूसरे मसल तक अपने न्यूरो को पहुंचा रहा है। ये जो न्यूरॉन और मसल के दरमियान का जो ताल्लुक है या जो जंक्शन है, इसको आप लोग न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का नाम देते हो। आपका एक निकोटिनिक रिसेप्टर इस न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे मौजूद होता है, जबकि दूसरा जो आपका NN है ये आपके एड्रिनल मेड्यूला में भी मौजूद है, आपके CNS में भी मौजूद है, और तीसरा आप लोगों के प्री साइनेप्टिक ANS गैंग्लिया में भी मौजूद होता है। ठीक है। अगर आप लोग बात करो M1, M2 और M3 की,
जिसका आपका M1 जो है ये आपके CNS में भी मौजूद है और पोस्ट साइनेप्टिक ANS गैंग्लिया में भी मौजूद होता है, जबकि M2 जो है वो आपके हार्ट में और CNS में मौजूद होता है और M3 आपके स्मूथ मसल्स में। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई मस्करेनिक रिसेप्टर्स की और निकोटिनिक रिसेप्टर्स की। अब आप लोग बात करो अगर सिर्फ मस्करेनिक रिसेप्टर्स की, तो आप लोग कहते हो मस्करेनिक रिसेप्टर्स अपने ऊपर निकोटीन को भी बाइंड करने देते हैं, एसिटाइलकोलिन को भी और मस्करीन को भी, लेकिन निकोटीन को बहुत कम बाइंड होने देता है और एसिटाइलकोलिन को दरमियाने लेवल पर और मस्करीन को बहुत ज़्यादा मीन अफिनिटी उसकी हाई अफिनिटी होती है उसको अपने साथ बाइंड करने की, ठीक है। इसी तरह से जो निकोटिनिक रिसेप्टर है वो भी अपने साथ निकोटीन को सबसे ज़्यादा बाइंड होने देता है, एसिटाइलकोलिन को एवरेज उस पे रखता है यानी कि दरमियाने लेवल पर रखेगा बाइंड करने पर, और मस्करीन को बहुत कम बाइंड होने देता है, राइट। ये चीज़ हो गई कि न्यूरो किस तरह से होगी। आपके कोलिनार्जिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एसिटाइलकोलिन मीन न्यूरो का काम करेगा और एसिटाइलकोलिन आपकी बॉडी में मस्करीनिक रिसेप्टर्स और निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे, ठीक है, और अपना इफेक्ट जाहिर करेंगे। अगर एसिटाइलकोलिन मस्करीनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर रहा है या फिर निकोटिनिक रिसेप्टर पे, या फिर आप इसको कलेक्टिवली कहते हो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर जब ये बाइंड कर जाएगा, ठीक है, और अपना असर दिखाता है, तो इट्स मीन कि ये एगोनिस्ट हो गए, ठीक है। अगर तो ये एक जैसा असर दिखा रहा है, ठीक है, अगर तो एसिटाइलकोलिन जैसा इफेक्ट दिखा रहा है उसका मीन उसके एक्शन को बढ़ा रहा है तो एगोनिस्ट हो गए, और अगर तो उसके इफेक्ट को ये कम कर रहा है या ओपोज यानी कि उलट कर देता है या रोक देता है, देन इट विल बी कॉल्ड एज एंटागोनिस्ट, राइट। अब हम लोग बात करेंगे कि सिंथेसिस कैसे होती है, आपके एसिटाइलकोलिन जो है वो बनता कैसे है और वो रिलीज कैसे होता है, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या फिर जो आप लोगों का इफेक्टर ऑर्गन है उधर तक ये एसिटाइलकोलिन पहुंचता कैसे है, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के मराहिल से होकर गुजरेगा, इसको देखकर आप लोग बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर इस चीज़ को समझ लेते हो, इस चीज़ को बनाना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। आप अपने नोट्स में नहीं बना रहे हो, आप लोगों के नोट्स में नहीं है ये, लेकिन अगर आप लोग इस चीज़ को एक दफ़ा समझ लेते हो तो आप लोग इसको बासानी अपने आगे आने वाले 2 चैप्टर्स के ड्रग्स को इजीली डिटेल में आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। क्या देखो होता क्या है, क्या सपोज आप लोग ये बात करो कि ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, इस न्यूरॉन में से एसिटाइलकोलिन मुख्तलिफ किस्म के मरहले से होती हुई और ये दूसरी मीन इफेक्टर ऑर्गन की मेम्ब्रेन पर मौजूद जो आपका रिसेप्टर है उस पर जाके बाइंड करता है, ठीक है। अब ये कैसे करेगा उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको सिर्फ सिर्फ आप लोगों ने एज अ कॉन्सेप्ट लेना है कि आप मीन जो आपका एसिटाइलकोलिन है किस तरह से बन रहा है, किस तरह से रिलीज हो रहा है और किस तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है। सबसे पहले होता क्या है कि आपके न्यूरॉन पर मौजूद आप लोगों का यहाँ पे एक आयन चैनल जिसके जरिए कोलिन और सोडियम आपके न्यूरॉन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अंदर आ गए, अंदर आकर यहाँ पर एसिटाइल को एंजाइम ए मौजूद होता है और ये क्या करता है, ये एसिटाइल को एंजाइम ए कोलिन के साथ मिलकर एसिटाइल कोलिन बनाता है। फिर एसिटाइल कोलिन इकट्ठे होकर एक वेसिकल के अंदर यानी कि एक पॉकेट के अंदर या फिर एक थैली के अंदर ये सेव हो जाते हैं, महफूज हो जाते हैं। महफूज हो गए जिसको आप लोग नाम देते हो साइनेप्टिक वेसिकल। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। पहले उसमें सिंथेसिस हो गई कि कोलिन और एसिटाइल को एंजाइम ए मिलकर एसिटाइल कोलिन बन गया। फिर वो आपस में महफूज हो गए, उन्होंने 2-3 इकट्ठे किए और एक पाउच बनाया और उसके अंदर वो महफूज हो गए, ठीक है, अपटेक इन स्टोरेज वेसिकल, जिसका आपने नाम दिया साइनेप्टिक वेसिकल। ये हो गया। अब इस न्यूरॉन के अंदर अगर तो कैल्शियम आयन अंदर आ जाए, ठीक है, और वहां पर आके बहुत ज्यादा अपने मिकदार को बढ़ा ले, जब इसके कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये क्या करता है साइनेप्टिक वेसिकल आपके इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ जुड़कर और फट जाता है, ठीक है, फ्यूज होकर मीन फ्यूजन को प्रमोट करता है, इनके जुड़कर और फिर फट जाता है कि अपने अंदर मौजूद एसिटाइल कोलिन को रिलीज कर देता है इस साइनेप्टिक स्पेस में, ठीक है। हम लोग कहते हैं ये साइनैप्स है ना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में जो फासला था हमने कहा था ये साइनैप्स था, ये आप लोग कहते हो साइनेप्टिक स्पेस थी, वो खाली जगह जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मुंतकिल हो रहे हैं। अब दूसरा न्यूरॉन आप लोगों का पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन भी हो सकता है और वो आप लोगों का इफेक्टर ऑर्गन भी हो सकता है, यानी कि जहां तक उसने मैसेज को पहुंचाना है, राइट।
सेकंड स्टेप हो गया कि स्टोरेज हो गया, थर्ड में हो गया कि जब कैल्शियम आयन अंदर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो फिर वो फट जाता है ये वेसिकल और अपने एसिटाइलकोलिन को बाहर रिलीज कर देगा। अब क्या होगा कि आप लोगों का एसिटाइलकोलिन यहाँ पे मौजूद है, मीन यहाँ पर आपके सिनैप्टिक स्पेस में। अब यहाँ पर इसके साथ 3 तरह के मीन वाकयात होंगे। कैसा? नंबर 1 आप लोग कहते हो कि या तो इसको मीन सब मीन फर्स्ट पे आप लोग कहते हो ये जाके दूसरे न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पर मौजूद जो रिसेप्टर है उस पर जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। या फिर इफेक्टर ऑर्गन है, आप ये किसी इफेक्टर ऑर्गन के मेम्ब्रेन पर मौजूद रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा और रिस्पॉन्स को जाहिर करेगा, ठीक है। ये चीज हो गई पहली। दूसरा कि अगर तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इसकी मिकदार मौजूद है तो आपको लोगों का ये जो प्री साइनेप्टिक ये जो न्यूरॉन है, पहले वाला न्यूरॉन था, ये क्या करता है दोबारा से इसको अपटेक कर लेता है, दोबारा से ऊपर ले लेता है, ठीक है, यानी कि जज्ब कर लेता है, रीअपटेक हो जाता है। या फिर तीसरा वाक्य इसके साथ क्या होता है, क्या होगा कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है आपका एसिटाइलकोलिन, इसके ऊपर एक एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा केमिक एक एंजाइम जो है वो हमला करता है, जिसको नाम देते हो एसिटाइलकोलिन एसिटाइलकोलिन एस्टिडेज, ठीक है, एसिटाइलकोलिन एस्टिडेज। ये एंजाइम जो है ये आपके एसिटाइलकोलिन पे हमला करेगा और इसको तोड़ देगा इसको दो हिस्सों में, एक कोलिन में और दूसरा एसीटेट में। कोलिन जो है ये दोबारा से रिसाइकल होने के लिए ऊपर चला जाएगा, जबकि जो आपका एसीटेट है ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ थिंग, ये बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया, या फिर वो प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर के साथ दोबारा से बाइंड कर गया, या फिर इसके ऊपर हमला कर दिया एक एंजाइम ने और इसको तोड़ दिया, ठीक है। कोलिन चला गया दोबारा से ऊपर, ठीक है, यानी कि डिग्रेडेशन हो गई आपके एसिटाइलकोलिन की। अब क्या हुआ, डिग्रेडेशन हो गई तो दोबारा कोलिन जो है वो ऊपर गया, उसकी रिसाइकलिंग हो गई, रिसाइकलिंग ऑफ कोलिन। अच्छा, अब इन 6 के 6 स्टेप्स को अगर आप लोग याद करके रखोगे तो आप लोग अपनी जो क्लासिफिकेशन है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स की बहुत आसानी से याद कर सकते हो, राइट। एज फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे बात करते हो कि राइट, आप लोग कहते हो कोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो आपकी पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स भी होती हैं, ठीक है। आप लोग कहते हो कोलिनर्जिक ड्रग्स कौन सी ड्रग्स हैं? अच्छा, दो तरह की होंगी। आप लोग कहते हो कि वो ड्रग्स जो एसिटाइल कोलिन को मिमिक कर रही है, यानी कि जैसा एसिटाइल कोलिन है उसके एक्शन को बढ़ा रही है, उसकी सिंथेसिस को बढ़ा रही है, जो वो काम कर रहा है उस जैसा जैसा काम कर रही है तो वो एगोनिस्ट हो गई। और जो उसके काम को रोक रही है या बंद कर रही है या उसकी सिंथेसिस को भी खत्म कर रही है या स्टॉप कर रही है तो वो हो गई एंटागोनिस्ट, ठीक है। यानी कि जो उसको मिमिक करेगी उस जैसा काम करेगी बस पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स हो गई। और जो उसके काम को अपोज कर रही हैं यानी कि रोक रही हैं या लाइसिस कर रही हैं, यानी कि उसके काम को मीन अमल दखल उसके मीन क्या कर रहे हो कि क्या कहते हो कि उसको उसके काम में मुदाखलत कर रही है तो क्या करेगा वो पैरासिम्पैथोलिटिक्स हो जाएंगी, राइट। दो तरह की ड्रग्स हो गई। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोलिनार्जिक एगोनिस्ट की, या फिर आप लोग कहते हो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स की। जैसे हम लोग कहते हैं ना मिमिक करना, ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह से है कि मिमिक कर रही है। वो ड्रग्स जो कि कोलिनर्जिक सिस्टम को मिमिक करेगी या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को मिमिक करती है वो पैरासिम्पैथेटिक एगोनिस्ट हो गई या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स हो गई, ठीक है। अब आप लोग कहते हो इसके अंदर भी तीन तरह की इसके अंदर ड्रग्स आ जाती हैं। नंबर 1 आप लोग बात करते हो कि डायरेक्ट एक्टिंग आ जाएंगी, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि डायरेक्टली जाके मीन सिंथेसिस एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस को बढ़ा देती हैं, ठीक है, उसके सिंथेसिस को बढ़ा देगी, उसके काम को बढ़ा देगी, उसकी बाइंडिंग को बढ़ा देती है। सपोज आप लोग कहते हो कि यहाँ पर आपकी ऐसी ड्रग्स जो कि सिंथेसिस को बढ़ा देगी, ठीक है, या फिर उसकी यहाँ पे बाइंडिंग को बढ़ा देगी, बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, यहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, जितना ज़्यादा बनेगा यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा मिकदार में एसिटाइलकोलिन मौजूद होगा और उतना ज़्यादा ये इधर बाइंड करेगा, ऐसे ही है ना, ठीक है। अगर तो रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग उसकी अवेलेबल बना देती है, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा जाके बाइंड कर जाए तो डायरेक्ट एक्टिंग हो गई, ठीक है। इसके अंदर आप लोग एग्जाम्पल ले लेते हो एसिटाइलकोलिन की। नेक्स्ट थिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग कौन सी ड्रग्स होती हैं? इनडायरेक्ट एक्टिंग आपकी वो ड्रग्स होती हैं जो कि मीन इनडायरेक्टली काम कर रही हैं। इनडायरेक्टली कैसे कर रही हैं? यानी कि सपोज अगर यहाँ पर मौजूद ये एंजाइम था,
ठीक है। हम लोगों ने कहा एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज एंजाइम यहाँ पे मौजूद है, जो कि क्या कर रहा है, आपके आपके इस एसिटाइल कोलिन की डिग्रेडेशन कर देता है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग एक ऐसी ड्रग ले लो जो इस एंजाइम के काम को रोक दे, ठीक है, इस एंजाइम के काम को ना होने दे। क्या होगा फिर कि एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज एंजाइम का काम रुक जाएगा, ये ब्रेक डाउन नहीं करेगी, एसिटाइल कोलिन यहीं पर बहुत ज़्यादा मिकदार में पड़ी रहेगी और वो जा जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि इनडायरेक्टली, जैसे आप कहते हो कान इधर से नहीं पकड़ो, कान उधर से घुमा फिरा के पकड़ लो, ठीक है। तो आप लोग इसकी सिंथेसिस को नहीं बढ़ा रहे हो बेशक, लेकिन आप लोग उसके एंजाइम को रोक रहे हो, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपके आपके एसिटाइल कोलिन के एक्शन को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। तो आप कहते हो कि इनडायरेक्ट एक्टिंग जो होती है वो भी दो तरह की होती है, एक हो गया रिवर्सिबल और दूसरा होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल ड्रग्स कौन सी होती हैं, आप लोग कहते हो रिवर्सिबल ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि एक दफा उस एंजाइम के साथ जुड़ गई, ठीक है। तो जैसे जैसे काम खत्म होगा उसका, वैसे वैसे उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो इस एंजाइम के साथ आके जुड़ी, जुड़ने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ड्रग अपना इफेक्ट शो करती रही, जैसे जैसे ड्रग की मिकदार खत्म, वैसे वैसे उसका असर खत्म, ठीक है। और फिर से एंजाइम जो है दोबारा से काम करने लग जाएगा। जबकि इरिवर्सिबल क्या होती हैं, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि जाकर उस एंजाइम के साथ ऐसे जुड़ेंगी कि बस उसके काम को बिल्कुल खत्म कर देती हैं, राइट। यानी कि काम उसके साथ ऐसे जुड़ जाएंगी कि जब तक उसका उसको बिल्कुल नकारा बना देना एंजाइम को, ठीक है। लेकिन के एंजाइम बिल्कुल भी फिर उसके ड्रग अगर खत्म भी हो गई है तो एंजाइम दोबारा काम नहीं कर सकता। अगर आप लोग रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग में एग्जांपल लेते हो तो कहते हो फाइजोस्टिगमीन, और अगर इरिवर्सिबल एक्टिंग में लेते हो तो कहते हो इकोथायोफेट। थर्ड थिंग आप लोग क्या आती है, रिएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम, जिसमें आप लोगों की एग्जांपल आ जाती है प्रेलिडोक्साइन, राइट। अब नेक्स्ट थिंग, ये चीज आप लोगों के कोर्स में नहीं है लेकिन वैसे ही पढ़ना चाहो तो आप लोग कह सकते हो कि रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग जो होती है ये फर्दर दो तरह की होती हैं, एक हो जाते हैं टर्शरी अमीन्स और एक होते हैं क्वाटर्नरी अमीन्स। जो टर्शरी अमीन्स हैं, टर्शरी है यानी कि 3, क्वाटर्नरी है यानी कि 4, ठीक है। यानी कि इसके अंदर NH3 होता है और ये NH4 होता है। जितनी भी आप लोगों की टर्शरी अमीन्स हैं वो सारे के सारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है। और ये लिपिड सॉल्युबल भी होती हैं। जबकि क्वाटर्नरी अमीन्स जो होते हैं ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती और ये वाटर सॉल्युबल होती हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। आप लोग कहते हो ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि ये आप लोगों का सपोज ब्रेन आ गया और यहाँ से आप लोगों का यहाँ से आप लोगों का ब्लड गुजर रहा है, ठीक है। तो आप कहते हो इधर दरमियान में जो बैरियर होगा, जैसे लाइक जिसे आप लोग कहते हो आप लोग लॉन के इर्द गिर्द बाड़ लगा देते हो, ठीक है। तो बिल्कुल ये इसी तरह से बैरियर यानी कि एक रुकावट का काम करता है जो कि खून से ब्रेन के अंदर हर चीज को नहीं जाने देता, ठीक है। ये जो बैरियर है, इस बैरियर को टर्शियरी अमीन्स वाली ड्रग सारी की सारी क्रॉस करके ब्लड में ब्रेन में पहुंच जाएंगी, ठीक है। जबकि क्वाटर्नरी अमीन्स जितने भी ड्रग्स हैं ये ब्लड में से ब्रेन में नहीं जाती, ठीक है। यहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ है, उसको क्रॉस नहीं कर सकती। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट थिंग आप लोगों की आ जाती है कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट। कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट यानी कि वो ड्रग्स जो कि आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ओपोज कर रही हैं, ठीक है, रोक रही हैं या फिर ऑपोजिट काम कर रही हैं। आप लोग कहते हो ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि पैरासिम्पैथोलिटिक्स ड्रग्स हैं, ठीक है। आप लोग कहोगे कि ये दो तरह के होते हैं, एक एंटी निकोटिनिक एजेंट्स और दूसरा एंटी मस्करेनिक एजेंट्स। और एंटी निकोटिनिक एजेंट्स जो है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स और गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स में फर्दर डिवाइड हो जाती हैं। इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ आया हो तो आप लोग लाइक का बटन प्रेस कर दें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।